नमस्कार दोस्तों, हर्षिदा इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के कितने भाग होते हैं और उन सब का कार्य क्या होता है। या फिर इंटरव्यू में उन सब के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ग्लूकोज रिले, यानी कि ग्लूकोज रिले का कार्य क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के नाम जान लेते हैं और बाद में उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के नाम कुछ इस तरह से है, जैसे कि मेन टैंक, कंजर्वेटर टैंक, ग्लूकोज रिले, ब्रीदर, एमओजी, लेमिनेटेड कोर, वाइंडिंग, कूलिंग फिन्स, एक्सप्लोजन वेंट, टेप चेंजर, पीआरवी, मार्शलिंग बॉक्स, टेम्परेचर गेज, ट्रांसफार्मर ऑयल, HV एंड LV बुशिंग एंड ड्रेन वाल्व। अब इन सभी को उनके कार्य के अनुसार अलग अलग कंपोनेंट्स में विभाजित करते हैं, जैसे कि प्राइमरी या इंटरनल कंपोनेंट्स, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, मैग्नेटिक कोर एंड ऑयल का समावेश होता है। अब ये चारों ट्रांसफार्मर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं और मेन टैंक के अंदर होते हैं, जिसके कारण उसे प्राइमरी या इंटरनल कंपोनेंट्स में गिना जाता है। अब उसके वर्किंग की बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग इनपुट वोल्टेज को रिसीव करने का काम करता है, यानी कि हमारे द्वारा दिया हुआ इनपुट वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में जाके मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट वोल्टेज को डिलीवर करने का काम करता है, यानी कि हमारे द्वारा दिया हुआ प्राइमरी वोल्टेज मैग्नेटिक कोर में से पास होके सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है और सेकेंडरी वाइंडिंग अपने से कनेक्टेड बुशिंग के जरिए वोल्टेज को अप या डाउन करके फील्ड तक पहुंचाता है। और मैग्नेटिक कोर की बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट वोल्टेज देने पर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक कोर में से पास होकर सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है, जो फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। अब ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करें तो वो कूलिंग एवं इंसुलेशन का काम करता है। ट्रांसफार्मर ऑयल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक ऑयल, बायोबेस ऑयल एंड मिनरल ऑयल, जिसमें सिंथेटिक ऑयल का पहले यूज किया जाता था, बट उसमें हमें और हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ही नुकसान होता था, जिसके कारण अब उसे यूज में नहीं लिया जाता है। और बायोबेस्ड ऑयल वनस्पति में से बनाया जाता है, जो काफ़ी महंगा रहता है, जिसके कारण उससे भी यूज में नहीं लिया जाता है। ट्रांसफार्मर में मोस्टली मिनरल ऑयल का ही उपयोग किया जाता है और मिनरल ऑयल भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेफेथेनिक एंड पैराफेनिक ऑयल, जिसमें नेफेथेनिक ऑयल का उपयोग कम करंट रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है और पैराफेनिक ऑयल का उपयोग हाई करंट रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में मिनरल ऑयल भरा रहता है और उसी मिनरल ऑयल में कोर के साथ लिपटी हुई वाइंडिंग डूबी रहती है। अब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से कंटिन्यू करंट पास होने से उसमें हीटिंग पैदा होती है, जिसे मिनरल ऑयल ऑब्जर्व करके वाइंडिंग को ठंडा करने का काम करता है एवं वाइंडिंग को इंसुलेशन भी प्रदान करता है, जिससे ट्रांसफार्मर में इंटरनल शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं रहती है। अब अदर एसेशनल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिसमें से एक है मेन टैंक। तो दोस्तों, मेन टैंक हार्ड मेटल में से बनाया जाता है, जो पूरा एयर सील्ड रहता है। मेन टैंक में मिनरल ऑयल भरा रहता है और मिनरल ऑयल में मैग्नेटिक कोर के साथ वाइंडिंग रखी जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को सेफ रखने के लिए मेन टैंक को पूरा एयर सील्ड बनाया जाता है। अब बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक की। तो दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक से कनेक्टेड रहता है और मेन टैंक से थोड़ा हाइट पे लगाया जाता है और उसमें 1/2 या 3/4 के रेशियो तक ही ऑयल फिल किया रहता है और बाकी खाली जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में रखी गई वाइंडिंग में से कंटिन्यू ओवर करंट पास होने से या फिर गर्मी के मौसम में हीट पैदा होती है, जिसके कारण ऑयल भी हीट होता है और ऑयल एक्सपांड होने लगता है। जबकि मेन टैंक तो पूरा ऑयल से भरा रहता है एवं एयर सील्ड रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ऑयल को एक्सपांड होने की जगह नहीं मिलती, तब ट्रांसफार्मर फट भी सकता है और किसी कारण से मेन टैंक का ऑयल लेवल कम होने पर उसे मेंटेन करने का काम भी कंजर्वेटर टैंक का रहता है। अब बात करते हैं बुशिंग की। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट सप्लाई देने के लिए बुशिंग का इस्तेमाल किया जाता है,
बुशिंग दो प्रकार के होते हैं, HV बुशिंग एंड LV बुशिंग, यानी कि हाई वोल्टेज बुशिंग एंड लो वोल्टेज बुशिंग। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल को ट्रांसफार्मर के आउटसाइड में कनेक्ट करने के लिए बुशिंग का उपयोग किया जाता है। बुशिंग का मतलब होता है इंसुलेटर, जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट को ट्रांसफार्मर की मेन टैंक पर नहीं आने देता है। यानी कि बुशिंग का फंक्शन ट्रांसफार्मर की मेन टैंक को आइसोलेट करने का होता है। अब बात करते हैं ब्रीदर की। तो दोस्तों ब्रीदर नाम से ही उसका कार्य समझ में आता है, जैसे कि ब्रीथ यानी कि सांस और ब्रीदर यानी कि सांस लेने वाला। ब्रीदर हमेशा कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि जब मेन टैंक का ऑयल हीट होता है तो उसमें कुछ परसेंटेज गैस क्रिएट होता है, तब वो गैस मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में आता है और ब्रीदर के जरिए बाहर निकलता है। और जब मेन टैंक का ऑयल ठंडा होता है तब ऑयल का लेवल नीचे बैठता है, और ऑयल का लेवल नीचे बैठने से कंजर्वेटर टैंक में खाली स्पेस बढ़ती है। जब खाली स्पेस बढ़ती है तब उसमें नई हवा भी ऐड होती है, और वो नई हवा हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से मिलती है, बट नेचुरली एयर मॉइस्चराइज रहती है। यानी कि हमारे नॉर्मल एयर में पानी की मात्रा भी रहती है, और वो अगर कंजर्वेटर टैंक में वापस चली जाएगी तो ऑयल की कूलिंग एफिशिएंसी और उसका इंसुलेशन भी वीक हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, उसी पर्पज से कंजर्वेटर टैंक में ब्रीदर लगाया जाता है। दोस्तों ब्रीदर में मेन तौर पे सिलिका जेल ही रहती है, और सिलिका जेल नेचुरली नॉर्मल एयर को ड्राई करने का काम करता है। यानी कि नॉर्मल एयर सिलिका जेल के संपर्क में आने से उस एयर में रही नमी को सिलिका जेल सोख लेता है और नॉर्मल एयर को ड्राई करके कंजर्वेटर टैंक में भेजता है। एवं हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं, यानी कि नॉर्मल हवा में बहुत सारे धूल रजकण भी होते हैं, और वो ट्रांसफार्मर के अंदर न जाए इसलिए ब्रीदर के नीचे ऑयल कैप रहता है, और उस ऑयल कैप में छोटा सा फिल्टर एवं थोड़ा सा ऑयल भी भरा रहता है, जो एयर के डस्ट पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लेता है और हमारी नॉर्मल एयर ऑयल फिल्टर एंड सिलिका जेल में से पास होके कंजर्वेटर टैंक में क्लीन एंड ड्राई एयर ही पहुंचती है। तो दोस्तों ब्रीदर का फंक्शन भी ट्रांसफार्मर के इंटरनली पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कूलिंग फिन्स के बारे में, जिसे रेडिएटर भी कहा जाता है। रेडिएटर यानी कि कूलिंग फिन्स। रेडिएटर या कूलिंग फिन्स का कार्य ट्रांसफार्मर के मिनरल ऑयल को ठंडा करने का रहता है। कूलिंग फिन्स ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से कनेक्टेड रहता है, जिसमें छोटी छोटी पाइप्स का निर्माण किया रहता है। किसी भी लिक्विड को अगर हीट किया जाए तो वो पतला और हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है। ठीक वैसे ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हीट होने पर ऑयल भी हीट होता है, और ऑयल हीट होकर मेन टैंक से पाइप के जरिए कूलिंग फिन्स में छोटी छोटी पाइप में ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे टपकता रहता है। और कूलिंग फिन्स में हर एक फ्रेम के बीच में स्पेस रहती है, जिसमें से नेचुरल एयर के संपर्क में आके ऑयल ठंडा होकर मेन टैंक में जाता है, और यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात करते हैं टैप चेंजर की। तो दोस्तों टैप चेंजर ट्रांसफार्मर का ही एक भाग है। टैप चेंजर दो प्रकार के होते हैं, ऑन लोड टैप चेंजर एंड ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर चालू लोड में ऑटोमेटिक टैपिंग को चेंज करता रहता है। ऑफ लोड टैप चेंजर में अगर ट्रांसफार्मर का टैपिंग चेंज करना हो तो ट्रांसफार्मर को बंद करके ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर क्यों लगाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर वोल्टेज को रेगुलर या बैलेंस करने के लिए ही लगाया जाता है। जब भी हम ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करते हैं तब करंट की बढ़ोतरी होती है, और करंट बढ़ने से वोल्टेज डाउन होता है। और हमारी इंडस्ट्रीज में कई ऐसी मशीनरीज होती है जो लोअर वोल्टेज पे सही से काम नहीं करती या ओवर वोल्टेज पे खराब भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टेज का रेगुलेट होना जरूरी होता है। और आपके दिमाग में दूसरा ये भी सवाल आता होगा कि टैप चेंजर को कौन सी वाइंडिंग पे लगाया जाता है। तो दोस्तों टैप चेंजर को हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग पे ही लगाया जाता है, फिर चाहे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो या स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग में हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग ऊपर की ओर लगी रहती है, जिससे अलग अलग टैपिंग निकालना बहुत ही आसान रहता है। एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि टैप चेंजर का टैपिंग बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ता है और टैपिंग डाउन होने से वोल्टेज भी डाउन होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के बारे में, जिसमें ट्रांसफार्मर की सभी तरह की डिटेल्स रहती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग, इनपुट एंड आउटपुट करंट रेटिंग, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज रेटिंग, फ्रीक्वेंसी, वेक्टर ग्रुप,
इम्पीडेंस, वोल्ट, परसेंटेज, कंपनी नेम, टैपिंग कॉइल, लॉसेस, कूलिंग टाइप, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लेवल, ऑयल की क्वांटिटी, ट्रांसफार्मर का टोटल वेट जैसी डिटेल्स रहती है। अब बात करते हैं ड्रेन वाल्व के बारे में। तो दोस्तों ड्रेन वाल्व ट्रांसफार्मर की मेन टैंक के नीचे रहता है। ड्रेन वाल्व मेन टैंक के मिनरल ऑयल को ड्रेन करने के लिए ही दिया रहता है एवं ऑयल बीडीवी टेस्ट के लिए भी ड्रेन वाल्व से ऑयल का ऑयल सैंपल निकाल सकते हो या फिर ऑयल फिल्ट्रेशन के टाइम में भी ड्रेन वाल्व का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में जो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जिसमें से एक है बुकोज रिले। बुकोज रिले मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा रहता है। बुकोज रिले एक गैस ऑपरेटेड रिले होती है और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि बुकोज रिले ट्रांसफार्मर के इंटरनल फोर्स पर ही प्रोटेक्ट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स पे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब इंटरनल फोर्स क्या है और कौन कौन से होते हैं, तो वाइंडिंग में सभी टर्न्स के बीच में इंसुलेशन लगा रहता है और अगर कोई कारण से इंसुलेशन खराब हो गया तो ऐसी सिचुएशन में दो टर्न्स के बीच में या दो फेज के बीच में शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर फेज टू ग्राउंड भी हो सकता है। तो ये सब ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं। ग्लूकोज रिले में भी ऑयल भरा रहता है और उसमें दो मर्क्यूरी स्विच लगी रहती है, जिसमें से एक स्विच अलार्म को जनरेट करती है और दूसरी स्विच का एनओएनसी कॉन्टैक्ट ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल से कनेक्ट रहता है। ग्लूकोज रिले ट्रांसफार्मर का ऑयल ज्यादा लीकेज होने पर भी प्रोटेक्शन देता है। अब बात करते हैं एमओजी के बारे में। तो दोस्तों एमओजी भी एक प्रकार का प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कंजर्वेटर टैंक पे लगा रहता है और ऑयल लेवल को दर्शाता है। एमओजी का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक ऑयल गेज। एमओजी में दो मैग्नेट के साथ एक फ्लोट पिन भी लगी रहती है, जिससे ऑयल के अप एंड डाउन होने पर एमओजी क्लॉक पर मैग्नेटिक सुई के द्वारा लेवल का पता चलता है। एमओजी क्लॉक पर 1/4, 1/2, 1/3 और फुल ऐसे ऑयल लेवल रेशियो भी दिया रहता है। एमओजी में दो लिमिट स्विच लगी रहती है, जिसमें से एक ऑयल का लेवल लो होने पर पैनल पे अलार्म जनरेट करेगा और दूसरी लिमिट स्विच से ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल को कमांड मिलेगा, जिससे ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और एमओजी क्लॉक पर 30 डिग्री ऐसा लिखा रहता है, जो नया ऑयल ऐड करते वक्त उस ऑयल का टेम्परेचर 30 डिग्री ही रहना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री से नीचे का ऑयल हम डाल ही नहीं सकते। अब बात करते हैं पीआरवी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है प्रेशर रिलीफ वाल्व, जिसे प्रेशर रिलीफ डिवाइस भी कहा जाता है। पीआरवी ट्रांसफार्मर के इंटरनल फोर्स को प्रोटेक्ट करता है। जब भी ट्रांसफार्मर में इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है तब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में आर्क पैदा होती है और आर्क पैदा होने से मिनरल ऑयल हीट होता है और ऑयल के हीट होने से गैस क्रिएट होता है और गैस क्रिएट होने से मेन टैंक में प्रेशर बनता है और उस प्रेशर को निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो मेन टैंक पूरा एयर सील्ड रहने से ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पीआरवी को ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों पीआरवी के इंटरनली फंक्शन की बात करें तो पीआरवी में एक स्प्रिंग और स्प्रिंग के साथ पिस्टन प्लेट भी लगी रहती है। नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग नीचे की ओर प्रेशराइज रहता है, जिसके कारण पिस्टन प्लेट क्लोज पोजीशन में रहता है और ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में शॉर्ट सर्किट होने पर उसमें गैस और ऑयल का प्रेशर क्रिएट होता है और मेन टैंक में प्रेशर क्रिएट होते ही पीआरवी की स्प्रिंग पर दबाव बढ़ता है, जिसके कारण स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड पिस्टन प्लेट भी ओपन हो जाती है और प्रेशराइज गैस एवं ऑयल को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। अब बात करते हैं एक्सप्लोजन वेंट की। तो दोस्तों एक्सप्लोजन वेंट ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से में लगा रहता है, जो ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है। जब ट्रांसफार्मर में इंटरनली शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें बहुत सारी आर्क और हीट पैदा होती है, जिससे मेन टैंक में प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्टिव डिवाइस वर्क करने पर ट्रांसफार्मर ट्रिप तो हो जाएगा, पर उसके मेन टैंक में जो प्रेशर बना हुआ रहता है वो एक्सप्लोजन वेंट के जरिए ही निकलता है। एक्सप्लोजन वेंट की इंटरनल फंक्शन की बात करें तो उसमें पतला सा डायाफ्राम रहता है, जो हाई प्रेशर और हीटिंग को झेल नहीं सकता है, जिसके कारण वो फट जाता है और उसमें से ऑयल और गैस का प्रेशर रिलीज होने लगता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर गेज की। तो ट्रांसफार्मर के मार्शलिंग बॉक्स में दो तरह का टेम्परेचर गेज लगा रहता है, जैसे कि WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। दोस्तों ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल और वाइंडिंग भरा रहता है, जो मेन टैंक के इनसाइड होने से उसे हम देख नहीं सकते,
जिसके मॉनिटरिंग के लिए WTI और OTI गेज लगाते हैं, जिसमें WTI से वाइंडिंग का टेम्परेचर पता चलता है और OTI से ऑयल का टेम्परेचर पता चलता है। WTI एंड OTI ओनली टेम्परेचर को ही मॉनिटर नहीं करता है, बट सेट किए गए टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवाने का भी काम करता है। यानी कि टेम्परेचर गेज को प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं, जिसमें WTI का अलार्म सेट पॉइंट 85 सेंटीग्रेड और ट्रिपिंग सेट पॉइंट 95 सेंटीग्रेड होता है और OTI का अलार्म सेट पॉइंट 80 सेंटीग्रेड एंड ट्रिपिंग सेट पॉइंट 90 सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों WTI एंड OTI में ब्लैक एंड रेड ऐसी दो सुई लगी रहती है जो आपने देखा होगा, जिसमें ब्लैक सुई प्रेजेंट टेम्परेचर को दर्शाती है और रेड सुई मैक्सिमम टेम्परेचर को दर्शाती है। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं मार्शलिंग बॉक्स के बारे में, जिसे कंट्रोलिंग बॉक्स भी कहा जाता है। मार्शलिंग बॉक्स में ट्रांसफार्मर के सभी प्रोटेक्टिव डिवाइस का कंट्रोलिंग वायरिंग रहता है और WTI OTI गेज भी रहता है। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के ऊपर हम वीडियो की सीरीज बना रहे हैं, जिसका पार्ट 3 आपको जल्द ही मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।